चलो भाई, अब देखो, एक मिनट स्टार्ट कर दें। हमने क्या बताया था कल कि लाइट जब डेंसर से रेयर ट्रेवल करती है तो टीआईआर का फिनोमेना हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। होता क्यों है? क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन वाला एंगल इंसिडेंट वाले एंगल से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात। तो चलो अब जरा देखते हैं, एक मिनट। मैंने लिखा दिया था कि phenomena by virtue of which ray of light traveling from denser to rarer medium is sent back in same medium provided angle of incidence at the interface is greater than critical angle। ये बात बता दी थी। ठीक है, चलो अब जरा देखो। मान लो हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इतनी बात। सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट इससे सीधे गई तो एंगल आई जीरो, तो एंगल आर भी क्या? जीरो। फिर थोड़े से बड़े एंगल पे गई तो रिफ्रैक्टेड वाला एंगल थोड़ा सा फर्दर क्या हो गया? आई से बड़ा हो गया। ठीक है, थोड़े से और बड़े एंगल पे गई, और बड़ा हो गया रिफ्रैक्टेड वाला एंगल। ठीक है, इतनी बात। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, इफ आई जीरो से थीटा सी के बीच में है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट बाहर निकल रही है, हाँ या ना? क्या हो रहा है भाई? रिफ्रैक्शन। प्लस इसे पार्शियल रिफ्रैक्शन कहेंगे। पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। आप ये नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन नहीं होता, इस मोमेंट पे होता है, लेकिन वो क्या होता है? कम होता है, रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब इसके बाद अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये 100% क्या करेगा? रिफ्लेक्शन। तो अब इफ आई ग्रेटर देन थीटा सी देन 100% रिफ्लेक्शन, इसी को हम कह देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज TIR। ठीक है भाई। इफ आई इक्वल टू थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल लिमिटिंग केस है। इससे लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्शन, राइट साइड में रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बात। मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब फंक्शन ही बदल रहा है, फिनोमेना बदल रहा है, मतलब फंक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो इस इंस्टेंट पे आर इज टेंडिंग टू व्हाट? पाई बाय 2। आर इज टेंडिंग टू पाई बाय 2। ठीक है, इतनी बात। क्लियर है? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं तब, ठीक, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर थीटा सी के बराबर हो जाएगा। भाई अगर मैं थीटा सी की तरफ अप्रोच कर रहा हूं इधर से, तो क्या कहूंगा? रिफ्रैक्शन हुआ। और उधर से अप्रोच कर रहा हूं तो क्या कहूंगा? रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इतनी बात। चलो अब
अब हम क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। इतना सबने लिख लिया है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लिख लिया था, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये क्या हो गया, ऊपर म्यू आर, नीचे म्यू डी, दिस इज थीटा सी, पहले थीटा से निकाल लेते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे दैट इज 90। अब स्नेल्स लॉ लगा दें यहाँ पर, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर, साइन 90 दैट इज 1, हाँ या ना, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, यस और नो, यानी कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। अब अगर हम यहीं पर, अगर मैं म्यू आर को 1 ले लेता हूं दैट इज एयर, एंड म्यू डी इज इक्वल टू म्यू, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, यानी कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। कोई इशू है इसमें? कोई इशू है तो बता दो भाई। कोई इशू नहीं, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पॉइंट्स लिख लें TIR के बारे में, ठीक है। लिखो, लिखें भाई, लिखो पहला पॉइंट, TIR इज 100%, मतलब जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, 100% होगा, TIR इज 100%, ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज लिख लिया, TIR इज 100%। दूसरी चीज, ड्यूरिंग TIR लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, ड्यूरिंग TIR लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, पॉइंट ही है भी, ठीक है। अगर हमारे पास इसके ऊपर जब हम चल रहे हैं, ये y है, एंड रे ऑफ लाइट मूव्स अप, ऊपर की तरफ, ठीक है, इतनी बात। रे ऑफ लाइट मूव्स अप, मतलब मैंने यहां कहीं सोर्स रख दिया, रे ऑफ लाइट ऊपर चलेगी, ठीक है, इतनी बात। मैं ऊपर वाला पढ़ रहा हूं, नीचे वाला नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। दूसरा, म्यू इज फंक्शन ऑफ y एंड डिक्रीजेस एज y इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एज y इंक्रीजेस, ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ यार, इसका मतलब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जा रही है, डेंसर से रेरर में जा रही है, और म्यू कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है भाई। तो TIR कैसे होगा उसको पढ़ना है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं क्या मानूंगा, इसके ऊपर बहुत पतले पतले क्या मानूंगा, स्लैब्स, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली क्या करेगा, घटेगा, कॉन्टिन्यूसली घटेगा, यस और नो? अरे ठीक है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तभी TIR हो सकता है, अदरवाइज तो होना ही नहीं है, ठीक है, इतनी बात। तो अब
अब क्या कहानी है, रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और जब ये ट्रेवल करेगा, ध्यान से देखना, तो मैं पतले पतले स्लैब लूंगा तो रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, करेगा कि नहीं करेगा ग्रेजुअली। आप ऐसे देखो, ये इंटरफेस लिया, रे ऑफ लाइट ये थी, हल्का सा ऐसे बेंड हुई, हल्का सा बेंड हुई, ऐसे ऐसे बेंड होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। क्लियर इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, ऐसे बेंड होते होते जिस जगह पे ये TIR करेगा, देखो वापस आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, वापस आना शुरू हो गया, तो यानी कि इस जगह पे TIR होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है इतनी बात। इस जगह पे TIR होना शुरू हुआ, तो जिस मोमेंट पे TIR होना शुरू होता है उस मोमेंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल के साथ, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं या नहीं कहते हैं, कहते हैं भाई। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी और ऐसे इधर TIR होना शुरू हो गया। ठीक है, मुझे इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल बताना है। ठीक है इतनी बात। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है तो उस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल कितना होगा TIR के लिए, ये सोचना है। ठीक है इतनी बात। अब एक बात बताओ, इस जगह पे TIR हो रहा है, तो जस्ट इस इंटरफेस से नीचे डेंसर मीडियम और इस इंटरफेस से ऊपर रेरर मीडियम, तो ऊपर मैंने ले लिया म्यू आर और नीचे इसके क्या ले लिया, म्यू डी। अच्छा एक बात बताओगा, TIR हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब मजेदार बात देखो, अब आप देखो, अगर यहाँ TIR हो रहा है तो म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा भाई स्नेल्स लॉ के हिसाब से। एक बात बताओ यार, कैसा वेरिएशन था म्यू का, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस था ना। इस इंटरफेस से, इस प्लेन से जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर लगभग लगभग क्या होगा, सेम होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ऑफ म्यू, ठीक है, म्यू डी नियरली इक्वलेंट टू व्हाट, म्यू आर, यस और नो, म्यू डी विल बी नियरली इक्वलेंट टू व्हाट, म्यू आर, यस और नो। ठीक है, अब अगर म्यू डी म्यू आर के इक्वलेंट है तो अब आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा सी इज टेंडिंग टू व्हाट 1, यानी कि थीटा सी इज टेंडिंग टू व्हाट π/2। तो कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी कि अगर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो जिस जगह पे TIR होना शुरू होगा उस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 90 डिग्री माना जाएगा। क्लियर है इतनी बात, अरे क्लियर है, तो लिख लो जरा लिखो, if there is continuous decrease in refractive index, if there is continuous decrease in refractive index, if there is continuous decrease in refractive index and ray of light travels from denser to rarer side, then critical angle for TIR will tend to 90 degree। अब उदय का सवाल यह है कि म्यू डी और म्यू आर बराबर कैसे हुए। ठीक है, उदय तो मैथ्स वाला स्टूडेंट नहीं है शायद, है ना, बात लिख ली जो मैंने बोला है कि मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है ना, तो तू निकम्मा है बिल्कुल ही। एक बात बता, अगर मैं ऐसा कहूं म्यू इज इक्वल टू वाई,
ठीक है, ऐसे कह दिया मैंने, ठीक है, नहीं वाई नहीं, 1/y घट रहा है ना, म्यू इज इक्वल टू 1/y, ऐसे कह दिया मैंने। इस इंटरफेस से नीचे, जस्ट नीचे y की वैल्यू और जस्ट ऊपर y की वैल्यू, क्या कहेगा भाई, y अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर से नीचे 9.999999 जितना और 10.000000 बराबर है, तो गधे पूछा क्यों फिर, बराबर है तो थीटा से किसको टेंड करेगा, 90 डिग्री को। क्लियर है इतनी बात। अब ये बात हो गई, अब थोड़ा सा अलग कहानी करते हैं। अब लिखो जरा, डेविएशन इन इंसिडेंट रे, deviation in incident ray when ray of light travels from denser to rarer medium, ray of light travels from denser to rarer medium, ठीक है। हमें क्या बताना है, डेविएशन बताना है इंसिडेंट रे में जब रे ऑफ लाइट डेंसर से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रेरर मीडियम में। ऑल्सो प्लॉट डेल्टा वर्सेस आई कर्व, मतलब डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का कर्व। क्लियर है भाई। अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पास ऊपर एयर दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और नीचे मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है। यहां पे सोर्स ऑफ लाइट जहां से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस का डोमेन देख लूं मैं, ठीक है। एक बात बताओ यार, ऐसे भेजा तो आई 0 है, ऐसे भेजने पे आई बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे भेजूंगा तो कोई रिफ्रैक्शन मतलब इंटरफेस पे हिट ही नहीं करेगा, ठीक है इतनी बात। तो डोमेन आई की क्या है, 0 से 90, 0 से 90। तो मैं किस डोमेन के लिए कर रहा हूं, आई बिटवीन 0 टू π/2 को हम टेंड कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, अरे लगभग पैरेलल यही कह सकते हैं, ठीक है इतनी बात। अब मुझे डेविएशन की बात करनी है, ध्यान सुनना। सबसे पहले देखो, अगर मैं ऐसे भेजता हूं आई 0 तो आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे थीटा सी आएगा, उससे पहले क्या है, थीटा सी से छोटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे भेजता हूं ऐसा आ गया, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारे पास नॉर्मल, ठीक है। अब जरा देखो, ये एंगल आई तो ये एंगल आर, हाँ या ना, ठीक है। अगर मैंने ऐसा बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है आई इज लेस देन थीटा सी, तो रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूं तो आई किससे छोटा है, थीटा सी से छोटा है, यस और नो। तो अब हमारे पास क्या हो गया, आई बिटवीन 0 एंड थीटा सी, चलो इंक्लूड कर लो थीटा सी को क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, ठीक है इतनी बात क्लियर है।
अब डेविएशन कितना होगा चेक कर लेते हैं। इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती, ऐसे जाना चाहती कि नहीं जाना चाहती, और गई कैसे, थोड़ा सा बेंड हो गई, तो डेविएशन इज दिस एंगल, हाँ या ना, एंड हाउ मच इज दिस एंगल, r माइनस आई, तो डेविएशन इज r माइनस आई। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब आप एक काम करो, स्नेल्स लॉ लगा दो यहां पर, म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है डेल्टा वर्सेस आई का, ठीक है। पुट कर दो भाई वैल्यू, तो कितना आ गया, डेविएशन इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या रखोगे, म्यू साइन आई, ठीक है, इतनी बात। This is for what domain when I is between 0 to theta c, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा। अब अगर हम ऐसा कहें, दिस इज इंसिडेंट, this is reflected, this is normal, ये हमारा एंगल आई और ये भी एंगल आई, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब क्या हो रहा हो, टी आई आर हो रहा हो, यानी कि अब जो डोमेन है, इफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी एंड लेस देन व्हाट, या इक्वल टू पाई बाय टू, लेफ्ट हैंड साइड से तो ले ही सकते हैं, इसके लिए हो गया, हाँ या ना। अब जरा देखो डेविएशन कितना आएगा, अगर आप डेविएशन देखो तो दिस वुड बी द डेविएशन, एंड ये डेविएशन कितना आया, पाई माइनस 2i, आया कि नहीं आया, यस सुनो, अबे निकम्मो, ठीक है सारी बातें, चेक करो भाई, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, क्लियर है। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, देखो एक मिनट, मैथ्स वालों से कुछ बात करना चाहूंगा, ठीक है, मैथ्स वाले, मदाज तो एक ही है ना, मैथ्स वालों, ठीक है, चलो सूर्या कह रहा है ठीक बात करो, तो एक काम करो, भाई क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस x का ग्राफ बनाया है कभी, बनाया है, बनाओ जरा कैसा बनेगा, कि ऐसा ही कुछ है, ये साइन इनवर्स का फंक्शन है, माइनस आई है, चलो मैं बना देता हूँ, परेशान ना हो, इतना समय खराब नहीं करेंगे, चलो बनाते हैं भाई।
देखो यार, ये हमारा हो गया डेविएशन और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, देखो अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं मैथ्स वालों के लिए। फिनोमेना बदलने पे डिसकंटिन्यूटी आती है, फंक्शन बदलने पे नहीं, फिनोमेना बदलने पे फंक्शन अपने आप बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इट इज फिनोमेना या लॉ जिसके हिसाब से कोई चीज चल रही है। ठीक है, तो अब जरा देखो, थीटा सी से पहले पहले रिफ्रैक्शन है और थीटा सी के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। फिनोमेना बदल गया तो फंक्शन भी बदल गया। यहां और यहां देखो, दोनों जगह फंक्शन क्या अलग अलग है। ठीक है, चलो अब जरा देखो, ये हमारा सपोज थीटा सी, ठीक है, और यहां तक हमें बात करनी है दैट इज π/2 तक। अब सबसे पहले मुझे ग्राफ प्लॉट करना है अप टू थीटा सी ऑफ दिस। तो एक काम करो, अगर आप आई जीरो डालो तो डेविएशन कितना आएगा? आई को जीरो डालो तो डेविएशन कितना आ रहा है? अरे जीरो आ रहा है, पढ़ाई हमने, है ना? ठीक है, अब आई को थीटा सी डाल दो। लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो आई को थीटा सी तो डालोगे ही डालोगे। आई को थीटा सी डालो तो यहां पर आपने थीटा सी डाला, जरा देखो एक मिनट, साइन थीटा सी इस केस में 1/म्यू है या नहीं है या नहीं? अगर आई को थीटा सी डाला आपने तो ये 1/म्यू होगा, म्यू से म्यू कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस थीटा सी। व्हाट इज साइन इनवर्स 1? π/2। कितना हो गया? π/2। ठीक है, इतनी बात। तो डेविएशन की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है? π/2 माइनस थीटा सी। जब आई की वैल्यू हमने क्या रखी? थीटा सी रखी। क्लियर है? अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा ध्यान दो। अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा भाई, अपवर्ड कनकेव। ठीक है, इतनी बात, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमारा फंक्शन क्या हो गया? ये हो गया। अब इस पे आ जाते हैं। अगर मैं थीटा सी यहां डालता हूं तो डेविएशन कितना आया? π-2 थीटा सी, π-2 थीटा सी। ठीक है, इतनी बात, वो यहां आ गया। और एक बात बताना, π-2 थीटा सी इस एंगल का डबल है, डबल है इस एंगल का, इस डेविएशन का डबल है। मतलब क्रिटिकल एंगल पे डेविएशन दो हैं, एक आधा और एक उसका क्या? डबल। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो π-2 थीटा सी अपॉन 2 है, और राइट हैंड साइड से देखें तो π-2 थीटा सी है। उसके बाद तो क्या बननी है? स्ट्रेट लाइन बननी है। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो एक मिनट, बन गया भाई ये ग्राफ? ये सुनो, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार नॉन मेड में पूछा जा चुका है। ठीक है, नोट करो इसे। कहानी क्लियर है सबको? अगर कहानी क्लियर है तो यस लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो जरा, deviation when ray of light travels from rarer to denser medium। फिर ग्राफ प्लॉट करना है डेल्टा और आई का। ठीक है, इतनी बात। पिछला क्या था? डेंसर से रेयर। अब मैं क्या कर रहा हूं? डेविएशन व्हेन
रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर है इतनी बात? अब जरा देखो, नीचे एयर, ऊपर म्यू, मतलब ऊपर डेंसर है, नीचे रेयर है। अगेन हमारे पास ये सोर्स है, ठीक है। डोमेन आई का अगेन 0 to π/2, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब टी आई आर का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, मतलब रिफ्लेक्शन होना नहीं है, मतलब एक ही फंक्शन बनेगा। देखो कितनी बढ़िया बात है। अगर फिनोमेना एक है तो फंक्शन भी एक ही है, फिनोमेना दो है तो फंक्शन भी दो होंगे, तीन है तो तीन होंगे, ठीक है, जैसा होगा। अब आप एक चीज देखो, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ऐसे जा रहा था इंसिडेंट, हाँ या ना? तो अब जरा देखो डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन इज दिस मच, आई माइनस आर, आई माइनस आर। क्लियर इतनी बात? तो अब डेविएशन आई माइनस आर है। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, साइन आई अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन आर, ऐसा कहूंगा कि नहीं कहूंगा? हाँ या ना? पुट कर देते हैं। तो डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस साइन इनवर्स साइन आई अपॉन म्यू। कोई इशू है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। अब आप एक चीज देखो बेटा, ध्यान सुनो। अब अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, इतनी बात, तो प्लॉट कर देते हैं भाई। देखो जरा, अब सुनो भाई, अगर आई जीरो है तो व्हाट वुड बी आर? अगर आई जीरो कर दो तो डेविएशन जीरो ही आ रहा है, आप देख लो यार। आई जीरो, ये भी जीरो, तो क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है, इतनी बात। लेकिन जैसे जैसे आई बढ़ेगा डेविएशन क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है। एक काम करो, आई को π/2 डाल दो। कितना डाल दो? π/2, ठीक है। अगर आप π/2 डालते हो बेटा, तो यहां पर आएगा 1/μ। 1/μ साइन इनवर्स 1/μ is critical angle for reverse process। अगर यहां I 90 है तो ये जो R होगा वो कितना होगा? थीटा सी होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अरे पक्की बात है, ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब अगर मैं π/2 डालता हूं तो कितना आता है? I π/2, और ये कितना आ जाएगा? थीटा सी आ जाएगा। तो π/2 माइनस थीटा सी। तो मैक्सिमम कहां तक? यहां तक चलेगी कहानी, यस और नो? अगर हम उल्टा पढ़ रहे हैं तो एक बात बताओ, I 90 हो गया तो ये जो R होगा ये क्या होगा? थीटा सी होके कुछ रिवर्सिबिलिटी में ऐसा आएगा, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, अब जो ग्राफ बनेगा बेटा, जब ऐसा था साइन इनवर्स माइनस आई तो क्या बना था? डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड कनकेव।
अब ये क्या बनेगा, डाउनवर्ड कनकेव। बन गया भाई। अरे क्लियर है, क्लियर है तो यस लिखो भाई। मेडिकल वाले तो भूल के भी नहीं बना सकते ऐसे ग्राफ, क्योंकि उन्हें साइन इनवर्स का ही पता नहीं है कि कैसा ग्राफ बनता है, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना तो है ही, कहाँ जाएंगे। अब थोड़ी सी और बात करते हैं TIR पे। हो गया इतना। अगला देखो भाई। अब एक बात बताओ, हमारे पास मान लो एक इंटरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके नीचे जो ड्रामा है दैट इज डेंसर मीडियम म्यू डी, और इसके ऊपर जो है दैट इज रेरर मीडियम म्यू आर। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे H डेप्थ पे एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है, एक बल्ब है, डेंसर मीडियम में लगा दिया। ठीक है, अब आपने क्या बताना है, एरिया ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस which is illuminated by light, area of refracting surface which is illuminated by light। area of refracting surface which is illuminated by light। ठीक है, एक बात बताओ यार, अब जब आप ऊपर से देखोगे तो आपकी आंखों में जब लाइट आएगी तभी आप कहोगे इल्यूमिनेटेड है। आपकी आंखों में लाइट कब आएगी, जब रिफ्रैक्शन होगा। और अगर TIR हो गया तो आपकी आंखों में कोई लाइट नहीं आएगी भाई, पक्की बात है। अरे यस और नो। ठीक है, तो अब जरा देखो मजेदार बात। आप ऐसे देखो, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड है। एक बात बताओ, इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर लाइट पड़ेगी तो क्या वो बाहर निकलेगी। यहां पर क्या होगा, इधर क्या होगा, TIR, मतलब ये रीजन क्या हो गया, ब्लाइंड, नो लाइट इमर्जेस। और ये रीजन क्या होगा, इल्यूमिनेटेड। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। हाँ या ना, अरे यस और नो, जल्दी बको यार। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, अगर ये बल्ब है, यहाँ देखो पॉइंट, तो ऊपर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कहीं, तो ये हमारे पास क्या आया, TIR वाला एंगल। ऐसे 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 ऐसे, तो एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, यही होगा। और ये एंगल कितना, θc होगा। पक्का क्लियर है। तो यहां पर एक एरिया सा बन रहा है भाई, जिस एरिया से लाइट निकलेगी और बाकी से लाइट नहीं निकलेगी। अरे पक्का, बको फटाफट। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। अब हमें पता है साइन θc इज म्यू आर अपॉन म्यू डी।
ये तो हमें पता ही है। तो tan थीटा सी इज म्यू आर अपॉन अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? इल्यूमिनेट कैसे होती है? इल्यूमिनेट एक अंग्रेजी का शब्द है भाई, ठीक है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है चमक, ठीक है। तो वहां चमक होगी भाई, लाइट बाहर निकल रही है। आज एक काम करियो, पानी की बाल्टी के अंदर एक बल्ब जलाना, ठीक है, टैंक के अंदर, और देखना कुछ हिस्से से लाइट बाहर निकल रही होगी, कुछ हिस्से से नहीं निकलेगी। हाँ, स्विमिंग पूल में भी ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अब अंग्रेजी नहीं आती, क्या कर सकते हैं। अब देखो भाई, ये tan थीटा सी आ गया, तो पहले हम रेडियस निकाल लें, ठीक है। तो अब जरा देखो, tan थीटा सी अगर आपको रेडियस निकालना हो इज इक्वल टू आर अपॉन एच। तो यहां से रेडियस आ गया हमारे पास एच म्यू आर अपॉन अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर। आ गया भाई रेडियस। अब एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, सर्कल बन रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई एच स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। कहीं और लिखते हैं, ये एरिया हो गया भाई, हो गया। दसियों बार आईआईटी भी पूछ चुका है, मेडिकल भी पूछ चुका है, सब लोग पूछ चुके हैं इस सवाल को, और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। हर एग्जाम में 2-2, 3-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है भाई, हो गया। अगर यहीं पर हम थोड़ा सा और कहानी बना लें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी बाहर निकलेगी और कितनी अंदर रह जाएगी, ठीक है, इतनी बात वो भी कर ही लें, ठीक है, क्यों फालतू नाटक करें। या पावर कितना बाहर जाएगा लाइट का, कितना अंदर रहेगा, वो भी पूछ चुका है, तो वो भी कर ही लेते हैं। मिटाऊं वहीं से? चलो देखो, 1 मिनट। अब आप 1 मिनट ध्यान सुनो। जो ये बल्ब है, ये पॉइंट सोर्स है, तो 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इतनी निकलेगी। पॉइंट सोर्स से तो हर डायरेक्शन में इतनी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे पक्की बात है, ठीक है। 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए इतनी लाइट निकली, ठीक है। तो 1 यूनिट सॉलिड एंगल के लिए आई नॉट अपॉन 4 पाई। अब एक बात बताओ, बाहर कितनी निकल रही है? इस कोन से निकल रही है कि नहीं निकल रही है? और इस कोन का ये प्लेन एंगल कितना है? थीटा सी। तो हमें सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन पता है, ठीक है, इतनी बात। तो जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी दैट इज आई नॉट अपॉन 4 पाई, 1 यूनिट सॉलिड एंगल से जितनी निकल रही है इनटू इस कोन का सॉलिड एंगल, दैट इज ओमेगा मान लिया मैंने। ओमेगा कितना? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सी, हाँ या ना? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सी। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 4 पाई, यानी कि 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ, हाँ या ना? 1 माइनस कॉस थीटा सी। अब कॉस थीटा सी की वैल्यू डाल दो, आपको साइन थीटा सी पता ही है, तो कॉस थीटा सी भी पता है भाई, हाँ या ना? अबे निकम्मो, क्लियर है? क्लियर है तो यस बोलो। सेम पावर भी इतनी निकलेगी कि 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए पावर कितनी निकल रही थी? पी नॉट। तो ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए कितनी निकलेगी? तो सेम तरीके से पावर बाहर निकल रही है, बाकी पावर अंदर ही रह जा रही है। अब एनर्जी या पावर या इंटेंसिटी कुछ भी कहो, सब एक ही बात है, ठीक है, इतनी बात। अब
आगे बात करें अब टीआईआर के कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले लिखो एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। देखो इसमें मैं क्या कहते हैं, आपको मोटी मोटी बात बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला टीआईआर का एप्लीकेशन, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड can be explained on basis of TIR कैसे? एक्चुअल में डायमंड जब माइन में मिलता है तो उसकी कोई औकात नहीं होती है, ठीक है। वो एक सिंपल सा पत्थर ही होता है, हाईली कंडेंस्ड कार्बन का, ठीक। तो उसकी उस वक्त कोई औकात नहीं होती, लेकिन जब उसको कट कर देते हैं प्रॉपर एंगल्स पे तो फिर उसकी कीमत हो जाती है, ठीक। और एक्सपोनेंशियली राइज करती है कीमत। अगर बहुत छोटा डायमंड है और उससे आप मतलब 1 मिलीमीटर का है और उसका 2 मिलीमीटर का डायमंड ले लो तो कीमत में करीब करीब हजारों गुने का अंतर आ जाएगा। 4 मिलीमीटर में आ जाओ तो लाखों गुने का अंतर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टाइम जाता है, ठीक है। मतलब ये सोना नहीं है कि 10 ग्राम का इतना है तो 20 का भी उतना ही का ही होगा, ठीक है, मतलब डबल कर देंगे। ये एक्सपोनेंशियल राइज है, ठीक। अब सुनो भाई, लिखो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस इज नियरली 24 डिग्री। critical angle for diamond air interface is 24 डिग्री। देखो भाई, तीन चीजें होती हैं, कलर, क्लैरिटी एंड कट, ठीक है। इस पे डायमंड सारा होता है। और एक सच्चाई है, किसी को नहीं पता कि डायमंड की इतनी कीमत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेकार। मतलब हर कोई अपने हिसाब से चिपका रहा है उसे। मतलब नीरव मोदी ने सबको बहुत लूटा है, जम के लूटा उसने। 5 लाख का डायमंड वो 50 लाख में बेच रहा था, लोग लूट रहे थे। वही स्टेफनी करता है, वही बड़े बड़े लोग, कार्टियर भी करता है, सब लोग कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, मतलब ये सिर्फ सिंपल सा पत्थर है, फालतू में उसको हमने इतना महंगा बना दिया है, जबरदस्ती बना रखा है। तो क्या कहानी है भाई, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस इज नियरली 24 डिग्री। अब लिखो जरा, डायमंड सरफेस इज गिवन फिनिश सच दैट, मतलब उसको कुछ इस तरीके से काटा जाता है, डायमंड सरफेस इज गिवन फिनिश सच दैट once light enters into diamond it suffers multiple TIRs inside, it suffers multiple TIRs inside। तो अंदर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, अंदर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, क्या कहते हैं, बढ़ जाती है, ठीक है। इतनी बात, अंदर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई तो अपने आप चमक क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट इज व्हाट ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। अब अगला लिखो जरा, पैरोप्रिज्म और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये आपने बचपन में मेले में पेरिस्कोप देखा होगा, देखा है किसी ने? फिर कुछ देखा ही नहीं तुमने, फिर अभी शिवम के पास मिल जाएगा, ठीक है। अब पैरोप्रिज्म क्या है, देखो एक मिनट, बनाया भी है, कोई लिख रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास मान लो ऐसा कोई प्रिज्म है, ठीक है, राइट एंगल ऊपर, हमने लाइट ये भेजी, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पर क्या हो गया, TIR। ये रिफ्रैक्शन है और ये क्या हो गया, TIR। अब इसके बाद ये कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, हाँ या ना? मतलब लिखो जरा, लिखो लिखो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म
is made such that either light goes undeviated after passing through it or suffers deviation of 180 डिग्री। अब जरा देखो दूसरे डायग्राम में 180 डिग्री आ जाएगा। ये ऐसे भेजा मैंने, यहाँ टी आई आर, यहाँ टी आई आर और फिर सीधे नीचे। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ टी आई आर है, यहाँ टी आई आर और यहाँ टी आई आर। तो इन दोनों केसेस में एक में 180 डिग्री का डेविएशन हो गया और एक में क्या हो गया, कोई डेविएशन नहीं है। जैसा रिक्वायरमेंट होगी वैसा करेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब उसके बाद अगला एप्लीकेशन मिराज। मिराज सबने सुना हुआ है भाई। अब मिराज क्या होता है, कोई चीज ना होते हुए भी दिखाई पड़ना, ठीक है, इतनी बात। चलो लिखो, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन created due to TIR in hot regions, in hot regions, ठीक है। बता रहा हूं कैसे। अगर गर्मियां हैं और हम रेगिस्तान में हैं तो सरफेस के पास में, ठीक है, इतनी बात, सरफेस के पास में गर्म ज्यादा होगा तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पर क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, बढ़ेगा। तो लिखो जरा, लिखो, इन डेजर्ट्स, in summers, in deserts, in summers, surface is very hot, therefore as we move away from surface, refractive index of air gradually increases, gradually increases। क्लियर इतनी बात, ठीक है। वो जो पानी सा दिखता है सड़क पे कई बार गाड़ी चलाते हुए गर्मियों में, वो क्या होता है, किस वजह से बनता है, क्लाउड्स की वजह से बनता है। एक्चुअल में वो क्लाउड्स की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। क्लाउड होता क्या है, वाइट सा होता है, तो उसी की जब इमेज बनती है तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, पानी सा दिखाई पड़ता है, तो हमें लगता है आगे चल के क्या है, पानी है। एक्चुअल में पानी होता नहीं है। हिंदी में क्या कहते हैं इस फिनोमेना को, अबे हिंदी में कुछ कहते हैं इस फिनोमेना को, किसी को नहीं आती हिंदी। निष्ठा ने सही कहा, मृग तृष्णा, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो भाई, कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद आगे लिखेंगे। मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। अब देखने वाला कहीं पर यहां पर है, ठीक है। और जैसे से आप ऊपर जाओगे म्यू इंक्रीजेस, ठीक है, तो नीचे म्यू क्या है, कम है। अब आप देखो एक मिनट, मान लो कहीं बहुत दूर, जो कि आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, कहीं बहुत दूर एक कोई पेड़ है या कुछ भी है,
ऐसा कुछ है, ये आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्री से रेज तो निकल रही होंगी, ठीक है। तो ट्री से कोई इंसिडेंट रे निकल रही है, और अगर वो नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे की तरफ जब आएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि किधर की तरफ आ रहा है? डेंसर से रेयर में। अरे ऊपर क्या कह रही है लड़की? मैंने क्या बोला, तूने सुना? मैंने ही बोला है कि यहां से रे नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ म्यू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे बढ़ रहा है यार। म्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नीचे की तरफ म्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कम हो रहा है तो हम कहां से ट्रेवल कर रहे हैं? डेंसर से रेयर। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं डेंसर से रेयर? तो इसका मतलब एंगल आर बढ़ेगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और कहीं से TIR होकर के मेरी आंखों में पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? जल्दी बताओ। तो अब जरा देखो, रिफ्रैक्टेड रे कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। अगर ऐसे आ रही है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखाई पड़ेगी, पेड़ मुझे उल्टा दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। तो ये क्या हो गया हमारा? मिराज हो गया। सेम वे क्लाउड से जब रेज नीचे आती हैं तो वो अगेन TIR करके हमारी आंखों में पड़ती हैं, तो क्लाउड की क्या दिखाई पड़ती है हमें? इमेज। इसीलिए हमें दिखता है कि सामने क्या है? पानी है। क्लियर है भाई? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? मिराज। नोट करो इसे, लिखाने की जरूरत तो नहीं है, अपने आप लिख लोगे। अब लिखो जरा, लिखो लूमिंग। लूमिंग, LOOMING। अब लिखो लूमिंग। ठीक है, इतनी बात। लूमिंग क्या होता है भाई? लिखो, in cold regions, that is polar regions, surface of earth is very cold. Surface of earth is very cold, ठीक है। therefore mu decreases as we move away from surface of earth। उल्टा हो गया ना, इसमें तो म्यू क्या कर रहा था? ऊपर जाने पे बढ़ रहा था, और कोल्ड रीजन्स में, पोलर रीजन्स में म्यू ऊपर जाने पे क्या करता है? घटता है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, जैसे इसमें क्या था? पेड़ उल्टा दिख रहा है जमीन के अंदर, ठीक है, इतनी बात। उसमें कोई चीज उल्टी आसमान में टंगी हुई दिखेगी, बस, और कुछ नहीं होगा। देखो कैसे। मान लो यहां पर कोई जहाज है जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, शिप है कोई, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो म्यू डिक्रीजेस। हाँ या ना? आप यहां पर कहीं पर हो नीचे, अब ये जहाज नेकेड आई से तो दिख नहीं रहा, दूर है, तो इससे रेज ऊपर तो जाती होंगी। तो ऊपर जब जाएंगी तो दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम व्हाट? डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर जा रही है तो TIR होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये रेज ऐसे गई, ऐसे करके TIR करके कहां पड़ गई? आंखों में पड़ गई। तो वापस पीछे कहीं पर यहां पर ये जहाज टंगा हुआ दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा भाई? यहां टंगा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्लियर इतनी बात? अरे ठीक है, तो ये हवा में दिखाई पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? लूमिंग। हो गया? ये कह रहा है ये तो हॉरर सा है, क्या बकवास बात है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जहां पर न्यूमेरिकल आएंगे दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ये 2-2 3-3 नंबर पे लिखने को आते हैं, ठीक है। इतनी बात तो आप लिख सकते हो कि भाई ऊपर जाते हुए म्यू घट रहा था, तो रे ऑफ लाइट जब इस शिप से ऊपर गई तो दैट कैन सफर व्हाट, टी आई आर, क्योंकि मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर है। अब आप लिखो ऑप्टिकल फाइबर। अब मेन भाई ऑप्टिकल फाइबर है, ध्यान सुनना। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ध्यान सुनो। ऑप्टिकल फाइबर लिखो जरा, लिखो ऑप्टिकल फाइबर एक्ट्स एज लाइट पाइप वर्क्स ऑन फिनोमेना ऑफ TIR। देखो भाई, अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की तो बहुत बढ़िया चीज है। अब जैसे हर मोहल्ले में खड्डे खुद रहे हैं, ठीक है, दैट इज वो जियो ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं, ठीक है, जियो वाला बिछ रहा है, एयरटेल वाला बिछ रहा है, मतलब ये सड़क सारी खोद देंगे, है ना। अब मतलब ये 2000 के अराउंड मुकेश अंबानी को ये आइडिया आया था कि उसने पूरे हिंदुस्तान में ऑप्टिकल फाइबर बिछानी है। देखो हमारी सरकारें कितनी बेवकूफ़ होती हैं, उस वक्त BSNL बिछा चुका था मैक्सिमम जगह, ठीक है, और BSNL बेचारे को उन्होंने 10-20 टावर नहीं लगाने दिए, वरना अब तक में हमारे यहाँ 5G क्या 7G पे चल रहे होते हैं हम, ठीक है। BSNL को इन्होंने काम ही नहीं करने दिया। इन्होंने काम करने दिया किसको, मुकेश अंबानी को, कि भाई तू बिछा और तू ही बाद में पैसे कमाइए। अदरवाइज BSNL का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया था, लगभग लगभग, बहुत कम जगह था। तो अब सेम काम उस वक्त मुकेश अंबानी ने शुरू करा, तो लोगों को लगा ये बेवकूफ़ है, बहुत पैसे लगा रहा है, निपट जाएगा। लेकिन आज की डेट में सब कुछ मुकेश अंबानी का ही चल रहा है ना, चल ही रहा है, जियो ही चल रहा है चारों तरफ। चलो अब देखो सेम, अब वो एयरटेल भी आ रहा है, सुनील भारती भी, क्या करे, उसकी मजबूरी है। सुनील भारती पहले सरकारी नौकरी था बेचारा, ठीक है, मतलब उसने कहा यार इसमें पैसे कमा रहे हैं तो कुछ और काम कर लो। अब क्या कहानी है, देखो ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या करते हैं, इसके फायदे हैं। देखो अगर मैं वैसे ट्रांसमिशन की बात करूं AM या FM की, तो उसमें मुझे क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है डिफरेंट। मतलब एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ हमने किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल को दे दी, उससे अगली वाली किसी दूसरे को दे दी, तीसरे को दे दी, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिग्नल हो गए भाई। अगर इस देश में 130 करोड़ लोग फ़ोन यूज़ करने वाले हों तो हर किसी को अलग अलग चैनल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों के लिए अगर एक साथ ही वो सबके सब फ़ोन मिला दें, होते हैं 10-20 करोड़ तो अभी भी करते होंगे एक साथ, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग नीचे देखो फ़ोन पे ही होते हैं, ठीक है। तो उनको बैंडविड्थ प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब किसी का कॉल नहीं लगेगा, कोई इधर उधर मतलब नॉइज़ आएगी, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ही सबसे बेस्ट है। आप ऐसे देखो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में क्या होता है, एक सिंपल सी ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ एयर लिख लो, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाद में बताता हूँ क्या कहानी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इस इंटरफेस पे ये नॉर्मल है, एक सिग्नल पड़ा किसी एंगल पे, ये रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर ये एंगल हमेशा θc से बड़ा होना चाहिए। तो ये लाइट क्या करेगी, तो ये भी θc आएगा, फिर नॉर्मल बनाओ, ये भी θc आएगा, ये भी θc आएगा, और ये प्रोपगेट करता जाएगा। आप एक काम करो, हल्के से छोटे एंगल पे ले लो इससे, तो ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये एंगल अब फिर से θc से अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि इतने एंगल के बीच में, मान लो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के बीच में कितने आप एंगल बना सकते हो, इन्फानेट, यानी आप इन्फानेट सिग्नल भेज सकते हो विदाउट एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किए हुए, ठीक है, इतनी बात। तो और जो
नॉइज है वो भी कहीं नहीं आ रही, कोई किसी से मिक्स नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, जो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन है, दैट इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा प्रोपोगेशन का मेथड माना गया है। ठीक है, इतनी बात। तो अब ज्यादातर सारी चीजें इसी पे आ जाएंगी, कुछ दिनों में आ भी गई हैं मैक्सिमम। ठीक है, हम भी सोच रहे हैं कब ये एयरटेल का ब्रॉडबैंड बंद होगा, जियो का फाइबर आएगा या एयरटेल का फाइबर आएगा, जो भी आएगा यहाँ। ठीक है, तो अब लिखो जरा, अब करते क्या हम इसमें। अब तो ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत सस्ती हो गई है, पहले महंगी थी। अब ऑप्टिकल फाइबर पर मीटर 10-15 रुपये मिल जाती है, पहले वही मिलती थी 500 रुपये में। ठीक है, तो आज के डेट में ऑप्टिकल फाइबर बहुत सस्ती है। अब क्या कहानी है, ऑप्टिकल फाइबर में हमने क्या करना है, एक सिलिंड्रिकल कोर और इसके ऊपर कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल क्लैडिंग, क्लैडिंग सिर्फ मजबूती देता है ऑप्टिकल फाइबर को, मुड़ जाए घूम जाए जो भी है। ठीक है, इतनी बात। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी और क्लैडिंग का म्यू आर थोड़ा सा कम। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी है। अब मान लो हमने यहां पर कोई सिग्नल भेजा, तो एयर से भेज रहे हो, एयर से भेज रहे हो बेटा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस इज व्हाट आर। अब ये नॉर्मल बना, तो दिस वुड बी 90 माइनस आर। अगर सिग्नल को आप प्रोपोगेट करवाना चाहते हो तो दिस 90 माइनस आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। हाँ या ना, यानी कि आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 90 माइनस थीटा सी। अब आप स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पर, मैं आई पे भी लिमिट डालना चाहता हूँ। ठीक है, इतनी बात, कितने कितने रेंज के लिए मैं डाल सकता हूँ सिग्नल, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर। ठीक है, इतनी बात, यहां भी साइन आर ले लो आप, लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा सी। हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो, साइन आर कॉस थीटा सी से छोटा है। ठीक है, ये साइन आर है, दिस इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा सी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतनी बात। तो साइन आई इज लेस देन इक्वल टू म्यू डी कॉस थीटा सी। ठीक है, इतनी बात। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन आई लेस देन इक्वल टू म्यू डी कॉस थीटा सी। एंड व्हाट इज कॉस थीटा सी? साइन थीटा सी कितना है, अगर चेक करो यहां पर, साइन थीटा सी इज म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो मैं लिख देता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं, म्यू डी कॉस थीटा सी, वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा। तो साइन आई इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा सी की वैल्यू डालो, अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ हमारा, मैक्सिमम जो एंगल हुआ, इक्वल टू वाला आ जाएगा या इससे छोटा रहे, साइन इनवर्स म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। इससे छोटे छोटे एंगल पे आप कितने भी सिग्नल भेज सकते हो, इससे छोटे एंगल पे आप कितने ही भेज सकते हो ना, लाखों करोड़ों इनफाइनाइट जितने भेजना चाहो, तो आपकी लाइट प्रोपगेट कर जाएगी। क्लियर इतनी बात? अब लिखो, पहले लिखो, ऑप्टिकल फाइबर
is best since its bandwidth is infinite. इनफाइनाइट बैंडविड्थ हो गई इसकी, ठीक है। ट्रांसमिशन इज विदाउट एनी लॉस। भाई एक बात बताओ, क्या सिग्नल कहीं पर लूज करेंगे हम? नहीं करेंगे, विदाउट एनी लॉस और इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ है भाई? इसका यूज मेडिकल फील्ड में है, कम्युनिकेशन में है, तो लिखो यूजेस इन मेडिकल फील्ड, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। हो गया भाई। चलो आज इतना ही करेंगे, ठीक है, कल और करेंगे, कल सवाल करेंगे TIR पे।